नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी और एसआई की जो कंबाइंड वीडियो प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसके तहत टोटल 40 वीडियो आने वाली है, इसमें से आज ये आप 10वीं वीडियो वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 9 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में वैसे प्रश्नों को रखे जाते हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना हो, साथ ही आपके अंडर सिलेबस की बात हो। साथ ही साथ जो बहुत लो लेवल के प्रश्न होते हैं, वैसा प्रश्न मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको ईजी वे में किसी किताब वगैरह या फिर आपको पहले से ही तैयारी हो रखी है। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको भी एग्जाम देना है बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो इस सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक जरूर फॉलो कीजिएगा। आपको एक बेहतर रिजल्ट एग्जाम के समय पता चलेगा। जैसे पास्ट में हमने कई सारे क्लासेस चलाए किसी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, उसकी रिजल्ट आपने सुना ही होगा। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखिए, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है ये बाद में नाम बदला गया, लेकिन यह स्थापना हुआ था 1952 में। देखिए, 1952 में 3 प्रकार के पुरस्कार की स्थापना की गई थी, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3। बाद में क्या होता है, 1967 में इन तीनों का अलग अलग नाम दे दिया जाता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। आई होप आप समझ पाए। स्थापना 1952 में होती है, लेकिन ये तीनों जो नाम आप अलग अलग देख रहे हैं, ये नामकरण 1967 में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अशोक चक्र पुरस्कार के प्रथम विजेता की बात आती है तो प्रथम विजेता है सुहास विश्वास, जेंट्स में, और महिला में है नीरजा भनोट। नीरजा भनोट है ना, नीरजा भनोट को आप जानते ही होंगे, आत्मबलि मतलब जो है शहीद कह सकते हैं, इनको हुए थे, इसी कारण इनको दिया गया था। इसके अलावा भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है ना, लेकिन भारत रत्न किसी भी सेक्टर में दिया जा सकता है ना। भारत रत्न जो है किसी भी सेक्टर में दिया जा सकता है, ये भारत सरकार के टॉप मोस्ट पुरस्कार है। पुरस्कार की वरीयता की बात करेंगे भारत सरकार में तो सबसे बड़ा भारत रत्न है, 2 नंबर पर पद्म विभूषण है, 3 नंबर पर पद्म भूषण है और 4 नंबर पे पद्मश्री है। ठीक है, लेकिन ये आम सेक्टर की है, ये किसी भी सेक्टर में दी जा सकती है। जो आपने ये 3 पुरस्कार देखा, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, ये सब जो है वीरता वाली पुरस्कार है। ठीक है, इसके अलावा वीरता वाली में सबसे बड़ा पुरस्कार आपका परमवीर चक्र होता है ना। अंतिम बार भारत रत्न 2019 में दिया गया था 3 आदमी को। किन्हें? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका साहब को। ये भूपेन हजारिका साहब असम के थे और ये संगीत से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए संगीत के सेक्टर में 5 से बढ़ के 6 कैरेक्टर हो गए। संगीत के सेक्टर में जो 6 कैरेक्टर हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, आप जरूर नाम याद रखें विथ ईस्वी, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, है ना। तो सबसे पहले 1998 में एम सुब्बा लक्ष्मी, कर्नाटक संगीत के जनक, मतलब बहुत बड़ा धुरंधर, जनक तो नहीं क्योंकि जनक जो है 3 ही आदमी को कहा जाता है ना, कर्नाटक संगीत में इन्हें नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी मजे हुए गायिका। 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला, एम सुब्बा लक्ष्मी को। इसके अलावा 99 में पंडित रविशंकर साहब को, जो सितार बजाते हैं। इसके अलावा 2001 में लता मंगेशकर और आपका बिस्मिल्लाह खां को 2008 में, और 2008 में मतलब घोषित 2009 में रिसीव किए ये आपका पंडित भीमसेन जोशी, और 2019 में अभी आपने देखा भूपेन हजारिका साहब। तो 2 और 2 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हैं आपके संगीत के क्षेत्र में, जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है आपके इंडिया में। प्रथम विजेता कौन थे इनके? तो मेजर सोमनाथ वर्मा। ये क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं कि परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे और अब तक कितने जन को परमवीर चक्र दिया जा चुका है? तो 21 भारतीयों को दिया जा चुका है। ये बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अब तक जो है कितने परमवीर चक्र बांटे गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ पहले प्रश्नों से। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में जानकारी बताता हूँ। पीडीएफ के बारे में ऐसा है कि अगर आप हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो पीडीएफ बहुत अब बच्चे रहते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा, तो जो वीडियो आप वॉच करते हैं सेम रहेगा आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, है ना। एक प्रैक्टिस सेट के जैसे ही है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको पीडीएफ, अगर एसएससी और टॉपिक वाइज की पीडीएफ लेना चाहते हैं, बहुत सारे एसएससी की एग्जाम आ रही है, जैसे फेज 10 आ रही है और भी एग्जाम आ रही है एसएससी की, जीडी वगैरह आ रही है। जीडी के लिए हालांकि अलग से कोर्स भी लाऊंगा मैं, है ना। तो इसके लिए आपको 25 रुपया पे करना है। पे कहाँ करना है, ये आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और पे भी कर सकते हैं सेम नंबर पे, कोई भी यूपीआई मोड से। इसके अलावा एसएससी प्लस टॉपिक वाइज प्लस जीडी लेते हैं तो मात्र 40 रुपये। इसके अलावा जो क्लास आप देख रहे हैं बीएसएससी एसआई टॉपिक वाइज, इसमें 40 क्लास आएंगे, मात्र 35 रुपये। एसएससी बीएसएससी टॉपिक वाइज सभी के तो 60 रुपये, और जितने भी ऊपर में आपने पीडीएफ देखा सभी अगर बाय करना चाहते हैं तो मात्र 70 रुपये। विशेष जानकारी के लिए लिंक दिया गया है, नीचे क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इको रिट्रीट उत्सव किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं? ये जो इको रिट्रीट उत्सव है ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है। इसके अलावा यह त्यौहार उड़ीसा के कोणार्क के समीप मनाया जाता है। आपने कोणार्क का सूर्य मंदिर का नाम जरूर सुना होगा, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है।
है ना। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ये ध्यान रखिएगा। 10 रुपये के नोट के पीछे में इनका चित्रों का अंकन है। इसके अलावा उड़ीसा में आने वाले प्रमुख त्योहारों में नौखाई उत्सव, नवकलेश्वर महोत्सव, रजो पर्व। रजो पर्व काफ़ी बार पूछा जाता है। राजा पर्व या रजो पर्व ये उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा के प्रमुख नृत्य में आएंगे तो गोटी पुआ, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ओडिसी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। मयूरभंज का छऊ, ये भी उड़ीसा से संबंधित है। छऊ 3 जगह है, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा में है इसीलिए उड़ीसा का हो गया। पुरुलिया और आपका सरायकेला ये झारखंड और आपका कहाँ का, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। तो छऊ जो है 3 जगह होता है। इसके अलावा सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये भी आपका कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। गहिरमाथा अभयारण्य, ये भी उड़ीसा के अंदर है। देश की सर्वाधिक लंबी खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा में है। सबसे पहले इन्हें ही रामसर साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा प्रसिद्ध समुद्री बीच गोल्डन बीच, ये भी उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा सरकार के द्वारा जो लेटेस्ट में योजना चलाई गई, करेंट सेक्शन से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उड़ीसा का योजना एग्जाम में आता ही आता है और उत्तर प्रदेश की योजना एग्जाम में आती है, छत्तीसगढ़ की आती है। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं योजना राज्य सरकार से, है ना। तो उड़ीसा की जो योजना है मोघर योजना। इसके अलावा जो नई पहल योजना है, ये नई पहल योजना है नवविवाहित जिनका शादी होता है उनके लिए जो है ये योजना चलाई गई, नई पहल योजना, ताकि जो है जो जनसंख्या नियंत्रण है उस पर अंकुश लगाया जा सके। इसमें जागरूकता से संबंधित बातों को बताई जाएगी। ठीक है, तो ये भी है उड़ीसा का। इसके अलावा पहली जनजातीय खेल 2023 में उड़ीसा में ही करवाए गए, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ये जो पहला जनजातीय खेल हुआ इसमें विजेता कौन रहा, तो उड़ीसा ही रहा। इसके अलावा मैंने कल की क्लास में बताया था, परसों क्लास में, कि उड़ीसा के अंदर राउरकेला में, है ना, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड में भी है। तो एक बच्चे ने एक दिन कंफ्यूजन में गलत आंसर मार के आया और मेरे से बताया, है ना। तो इसीलिए मैं ये चीज़ बार बार जब भी आता है उड़ीसा का नाम आपको जरूर जोर डाल के ये चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपकी विज्ञान गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि बच्चे को लगता है थोड़ा बहुत मिल रहा है लाइन तो वही होगा, जबकि भाई मतलब ही है ना कि कुछ भी एक भी चीज़ अलग लिखा रहेगा तो अलग मीनिंग निकल सकती है उस चीज़ की, है ना। तो थोड़ा सा जागरूक होकर पढ़े। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहले मुस्लिम अध्यक्ष बहुत बार पूछ लिया है, आने वाले समय में आपसे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कार्य हुआ है। ठीक है, तो आप जवाब देना। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष है रहमतुल्लाह सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपका बदरुद्दीन तैयब, ये हुए थे 1887 में। 3rd अधिवेशन था मद्रास के अंदर हुआ था। दूसरे जो है रहमतुल्लाह सयानी, ये 1896 में हुए अध्यक्ष, है ना, 1896 में। और ये कहाँ पे हुए, है ना, तो ये आपका जो है कोलकाता के अंदर हुए और इसी में आपका वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको गाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय गान भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन वो 1911 में गाया गया था, जनगण मन। तो पहले वंदे मातरम 1896 में, जिसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी संभाले थे, जो कांग्रेस के 2nd मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, चूंकि बहुत बार अंग्रेज ने भी अध्यक्षता को संभाला है, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है 1888 में, यानी ये 4th अधिवेशन है जो इलाहाबाद में करवाया गया था, जॉर्ज यूल था। और ये क्वेश्चन न जाने कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये तो आए दिन ही आते हैं, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 बम्बई में किए थे, है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कोलकाता में। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो सरोजिनी नायडू, जो 1925 में किए थे, क्योंकि आप जानते हैं एनी बेसेंट पूर्णतः भारतीय महिला नहीं थी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी की अध्यक्षता एकमात्र बार है 1924। और पूर्ण जो स्वतंत्रता की मांग है वो वाला जरूर याद रखें, 1929 लाहौर अधिवेशन, JL नेहरू। इसके अगला क्वेश्चन है 1857 का प्रमुख विद्रोह तथा उनसे नेतृत्वकर्ता से संबंधित स्थान के साथ मिलान कीजिए। लियाकत अली कहाँ से किए थे 1857 का गदर, तो इलाहाबाद से थे। तात्या टोपे, मौलवी अब्दुल्ला, बेगम हजरत महल को हम लखनऊ में मैच कर देंगे। तात्या टोपे को हम करेंगे आपका कानपुर में मैच, है ना, बढ़िया बराबर मैच ही है ये तो, है ना। इसके अलावा एक बच गया मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद से है। तो ऐसा आंसर भी आपके नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप मिला लीजिएगा। बाद बाकी आते हैं विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और भी जो लोग हैं जो किए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो कानपुर से आपका तात्या टोपे और नाना साहब हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई,
दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां भी यहाँ पे लिखिएगा, है ना, बख्त खान। देखिए बहादुर शाह जफर तो राजा था, मुगल का अंतिम राजा था ये, तो ये क्यों लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन जो है अगुवाई कर रहे थे, लेकिन इसका लीडर एक और थे, बख्त खान भी थे, ठीक है। इसके अलावा फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद लियाकत अली, बरेली खान बहादुर खान, ये सब जो है आपके 1857 का जो गदर हुआ था, तो अलग अलग जगहों से जो है कमान संभालने के लिए मशहूर हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका कारण और परिणाम दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कारण क्या था और परिणाम क्या हुआ। तो भाई कारण था कि उस समय जो है चर्बी वाला कारतूस मुंह से खींचना होता था, है ना, तो ये यहीं से भड़का था आपका, इस मतलब ज्वाला जो सुलग गया था यहीं से हुआ था, तो ये मेन कारण माना जाता है। इसके अलावा इसकी परिणाम की बात करेंगे तो जो हम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रह के अपनी हमारा शासन व्यवस्था चलता था, अब ये जो है सत्ता का हस्तांतरण हो गया था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, मतलब अब हमारी शासन व्यवस्था ब्रिटेन से होने लगी थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये परिणाम निकला था। विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, कैनिंग थे, जो इस युद्ध में सफलता के बाद अंग्रेज ने खुश हो गया और उसे जो है अब गवर्नर से वायसराय बना दिया, और तब से जो है वायसराय होने लगा आगे, ठीक है, तो पहला वायसराय कैनिंग बना था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किस महानगर में हुआ था? आप लोग सही से बताइएगा कि इससे पहले आपने ये कभी सोचा कि ये कहाँ स्थापना हुआ था? आज तक सिर्फ यही सोचे होंगे कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है भाई, तो ये हुआ था आपके कोलकाता में। 1937 में इसे बम्बई ट्रांसफर किया गया, जो आज तक बम्बई में है, इसकी हेडक्वार्टर आपका आरबीआई का, ठीक है भाई। इसके अलावा इसके कई सारे जगह जो है नोट छापने की है, दावोस में है, नासिक में है। इसके अलावा आपका टकसाल बम्बई में भी है, कलकत्ता में भी है। टकसाल मतलब कॉइन को जहाँ ढाला जाता है ना, तो ये आरबीआई की स्थापना कहाँ पे हुआ? कोलकाता महानगर में, 4 महानगर में कोलकाता भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग से हुआ था? हिल्टन यंग आयोग से हुआ था। प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज थे ओसबर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख साहब थे। तो इनको तीनों पॉइंट इसमें से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में कैसा बैंक है? तो केंद्रीय बैंक है। इस बैंक में आम आदमी की खाता नहीं खुलती है। पहले तो इतने लो लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते थे कि क्या आरबीआई में आपका खाता खुलेगा, तो नहीं खुलेगा। इसे भारत में बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति, शाखों का सृजन करता है, नोट छापता है, अन्य व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है, प्रतिभूतियों की लेन देन यानी नियंत्रक के रूप में काम करता है। इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, एमएफआईआई है ना, तो इसकी भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी के रूप में काम करता है आपका कौन? आरबीआई। तो इतने सारे बात जरूर रखें आरबीआई के बारे में। बात रही नोट की, जो है छापने में सिग्नेचर किसका होता है, तो बहुत पुराना हो चुका है क्वेश्चन और बहुत बचकाना क्वेश्चन है। ये सभी प्रकार के नोट पे जो है आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। आज तो हम 2 ही साल के बाद नोट जानने लगते हैं भाई ये 10 की है, 20 की है, तो ये गवर्नर की साइन होती है। लेकिन जो 1 रुपए की नोट होती है उस पर आपका वित्त सचिव भारत सरकार के साइन होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और कुछ भी नहीं है नोट से, बाद में कि इतने जरूर याद रखेंगे। अब जो ये मौद्रिक नीति वगैरह में जो अन्य पहल है, बहुत सारे चीज है, सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ये सब भी जारी करता है। तो ये मैं डिटेल में पहले ही बता चुका हूं, बाद बाकी यहाँ पे मोटे मोटे में बताया आपको कि क्या क्या करता है आरबीआई। इसके अलावा वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं 25वें शक्तिकांत दास, ये उर्जित आर पटेल का जो है स्थान लिए थे। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति जो होता है ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में ग्रामीण बैंक भारत में पहली ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित किया गया था। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने ये बताया है कि ऐसे 2 स्टेट जहां पे ग्रामीण बैंक नहीं है कार्यरत, कौन सा है? एक सिक्किम और एक गोवा। इत्तेफाक की बात यह है कि गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है कंट्री में, और सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है कंट्री में, ठीक है, मतलब राज्यों के अंदर, है ना। तो ये दोनों छोटकू जो है, यहाँ पे कोई ग्रामीण बैंक नहीं है। एक चीज़ और मैंने बताया था कि जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर है मोहम्मद यूनिस है। देखिए बांग्लादेश में यहाँ क्यों चला जाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मोहम्मद यूनिस को जो है ये बहुत पहुँचे हुए आदमी है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित अन्य समितियाँ में नरसिम्हा समिति है, बैंकिंग से संबंधित है। इसके अलावा जो राजा चिलैया समिति है, ये भी आपके बिहार के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और बैंक में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। चिलैया समिति टैक्स से संबंधित है।
टैक्स से, है ना। इनके अलावा भारत में प्रधानमंत्री की कार्यकाल की अवधि सबसे अच्छे रूप से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जनरली हम सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना, और अपर एज लिमिट नहीं है तो यही बोल के रह जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में इससे ज़्यादा सूटेबल है तो वो आंसर मानना पड़ेगा। राज्य सरकार की में एक यही खासियत होती है, एक से अधिक आंसर आपको दिख रहा होता है, सूटेबल आंसर कौन सा है कभी कभी आपको कथन में उलझा देता है ना। 5 सालों तक अथवा जब प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है, ये दोनों बात सत्य है। एक ही दिन हुआ है प्रधानमंत्री बने हुए, और अगर सरकार गिर जाती है लोकसभा में तो हट गया प्रधानमंत्री पद से ऑटोमेटिक, है ना। तो ये ज़्यादा सूटेबल कथन है कि 5 सालों तक या तब तक जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है, क्योंकि प्रावधान तो है ही कि 5 साल के बाद लोकसभा चुनाव होगा। अगर बीच में उसकी विश्वास खत्म हो जाए तो पहले भी प्रधानमंत्री पद से आउट हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है। ये सिर्फ एक झलक दिखाया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसी मंत्री विशेष को उनके पद से राष्ट्रपति किसी मंत्री विशेष के जो है उनके पद से प्रधानमंत्री के सलाह पर ही हटाते हैं। अगर किसी मंत्रीगण को हटाना है तो प्रधानमंत्री की विचार विमर्श राष्ट्रपति लेते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री के लिए जो मिनिमम एज है रिक्वायर्ड, ये आपका कितना 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, मुखिया होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारत में कार्यपालिका शक्ति का अधिकांश उपयोग करते हैं, अधिकांश क्या पूरा ही उपयोग करते हैं। इसीलिए आप प्रधानमंत्री को भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कह सकते हैं। हालांकि कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल पकानी कोका आर्टिकल 53 के अनुसार 53 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 53 के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान जो है भारत का राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो शक्तियों का यूटिलाइज है ना, उपयोग है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है ना। इनके अलावा प्रधानमंत्री योजना आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग तो अब है ही नहीं, नीति आयोग इसको काट देते हैं, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद इत्यादि के अध्यक्ष भी होते हैं कौन? प्रधानमंत्री हमारे। इनके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, आर्टिकल 75 के 1 के थ्रू करते हैं। 74-75 मंत्री परिषद से है ना, तो उसी में एक पार्ट 75 के 1 है जिसके थ्रू प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो अन्य मंत्रीगण होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम साहब है, तो इनको भी जरूर ध्यान रखेंगे। अनंत नागेश्वरम साहब के पिछले साल ही बने थे, अभी बने हुए हैं। इनके अलावा खजुराहो के मंदिर परिसर में सबसे बड़ी मंदिर कौन सी है? देखिए, खजुराहो की जो मंदिर परिसर है, सबसे पहले तो एक मंदिर नहीं है, समूह मतलब ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। ये कहाँ पे है? एमपी के अंदर है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया। तो इसके अंदर सबसे बड़ी मंदिर जो है एक कंदरिया महादेव का मंदिर है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है। ये 2 शैली में बनाए गए हैं, पंचायतन शैली और नागर शैली। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम जो टेम्पल्स हैं ये आपका नागर शैली में बने होते हैं, और साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली में बने होते हैं आपका मंदिर, है ना। और जहाँ नागर प्लस द्रविड़ दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बेसर शैली, है ना। लेकिन जो आपका ये है खजुराहो है, यहाँ पे पंचायतन शैली की भी इस्तेमाल देखने को मिला है। सांची के स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश के सांची में हुआ है, जो मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। लेकिन इसकी खोज, क्योंकि खोज आधुनिक काल में हुई, तो ये 1818 में हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था खोज। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बनवाए जरूर अशोक, लेकिन जो खोज किया आधुनिक स्वरूप में, है ना, पता लगाया, ये हेनरी टेलर को इसका श्रेय दिया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। भीमबेटका गुफा, बाघ गुफा और उदयगिरी का केव, ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में है, रख लीजिएगा। उदयगिरी का केव में ओडिशा भी है, मैंने बताया था, एमपी या ओडिशा दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है ना, तानसेन का मकबरा। हालांकि तानसेन जो है इस्लाम धर्म से नहीं थे, तानसेन का ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे है ना, तो आप समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अकबर के दरबार में रहने के कारण इनके भी जो समाधि हैं उनको मकबरा कहा ही जाता है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, जो कौन से नदी पे है? मैया नर्मदा पे है। नर्मदा नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के चोटी से होती है। यहाँ से सोन भी निकलती है, मैंने कहा था सोन चली जाती है अपने बिहार के तरफ, और ये पश्चिम की तरफ बहती है, और ये पश्चिम की तरफ बह के अरब सागर में गिरती है, और सोन नदी बिहार में जाके गंगा में मिलती है। ये दोनों निकलती हैं सेम अमरकंटक से। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। जैसे आप महाराष्ट्र में आएंगे तो यहाँ की जो लोकल ट्रेन होती है उसे लाइफ लाइन कहा जाता है। मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट भी कहा जाता है। देश में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश में जो नामीबिया से चीते को लाए गए थे, ये कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है जहाँ पे चीता को रखा गया था। इनके अलावा मलखंभ खेल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित है ना। इनके अलावा मांडू महोत्सव, राय नृत्य, मटकी नृत्य, ये सब मध्य प्रदेश में है। और भी बहुत सारे हैं जो बहुत मतलब पहले से आप जानते हो, मैंने बताया हूँ। ये राय, मटकी, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश में झूमी कृषि को बीवर या दहिया कहते हैं। कल या परसों मैंने झारखंड में बताया था, कुरवा कहा जाता है। इनके अलावा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया में, राजस्थान के बाद, लेकिन जनसंख्या के मामले में नहीं। जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश के बाद। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी है। कौन है? याहिया सरहिंदी। ठीक है भाई। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी है। ये किताब सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनके अलावा जिंदगी नामा के लेखक कृष्णा सोबती है। इनको अवार्ड भी मिला है इस पुस्तक के लिए, है ना। तो ये आज पहली बार आप नहीं सुनिए इसको, जिंदगी नामा। मैंने आपको नामा वाला बहुत सारे प्रश्न आपको बता रखा है, नामा वाला, है ना। जैसे हुमायूं नामा, बाबर नामा, जंगल नामा, शाह नामा, शाहजहां नामा, है ना। तो ये सब का राइटर मैंने पहले ही बता रखा है। ये जिंदगी नामा है, कृष्णा सोबती लिखे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं और शाहजहां नामा के लेखक इनायत खान है। बाबर नामा के लेखक बाबर, हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है, जंगल नामा के लेखक अमिताभ घोष हैं, इत्यादि। इनके अलावा गंगा का उत्तरी मैदान का विस्तार बिहार में कितने क्षेत्रफल पर विस्तारित है? लगभग। ठीक है, देखिए ये 56,980 किलोमीटर पे है। कहीं कहीं आप 53,000 से लेके 56,000 किलोमीटर भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसा इसके बीच में जो ऑप्शन आपको लगे वो राइट आंसर कीजिएगा, है ना। ये डाटा आपका जो है पेपर कट से है ना। तो ये रखिएगा 56,980 बिहार के जो आपका उत्तरी मैदान का विस्तार है उसका जो है एरिया का पूरा इतना है ना, 56,900 के करीब। इसके अलावा गंगा नदी जो है भारत में, गंगा के जो मैदान है वो भारत में कितने प्रमुख हिस्सों में बटा है? एक क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बिहार को गंगा नदी कितने भागों में बांटते हैं? ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। गंगा नदी अगर पूरे इंडिया में, जैसा कि इंडिया के 5 स्टेट से होकर गंगा नदी बहती है, मेजर नदी है, पवित्र नदी है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, इनके जलीय जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है और ये पूजनीय है, हर दृष्टि से इसे पूजते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो गंगा है, ये गंगा जो है भारत को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटते हैं। ये 3 प्रमुख हिस्सा नेचुरल तौर पर कौन कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग एक नाम दिया गया है, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिणी का पहाड़ी किनारा, है ना। ये बंटवारा प्राकृतिक आधार पे किया गया है जो गंगा नदी कर देती है अपने मैदानों को 3 भागों में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, कि गंगा नदी भारत को 3 भागों में और मतलब भारत को नहीं, अपने मैदान को, और खाली बिहार की बात करेगा तो 2 भागों में बांटता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की नक्शा कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कुछ, है ना, इस प्रकार से है, और यहाँ से गंगा नदी ऐसे जाता है। तो ये उत्तरी वाला भाग और ये दक्षिणी वाला भाग, है ना। इसके अलावा गंगा का मैदान का फैलाव कहाँ कहाँ है अगर आपसे पूछे तब तो फिर असमंजस में पड़ जाओगे अगर पहले से नहीं जाने रहोगे तो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच जो है, आंसर मार के आइएगा। गंगा का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में होती है। एक चीज़ अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था कि हिमालय का जो बंटवारा है इंडिया में नदियों के आधार पे, उसे जरूर याद रखें। आए दिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ना, कि पंजाब हिमालय किसे कहते हैं? तो सिंधु से यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक की आप कुमायूं हिमालय कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक नेपाल और यहाँ से यहाँ तक असम हिमालय कहते हैं। 4 भागों में। इसकी दिशा मैंने बताया था पश्चिम से पूर्व होता है, और जो हिमालय के विस्तारिता के आधार पर बांटा गया है उसकी दिशा आपका उत्तर से दक्षिण होता है ना। तो दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ना। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, ये आपके जो है पंजाब, कुमाऊं और नेपाल और असम हिमालय का बंटवारा है। इनके अलावा महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? ये क्वेश्चन आम नहीं है, लेकिन खास तब हो जाता है जब ऑप्शन काफ़ी सारे वैरी करता है आपके, जब आंसर दिया गया रहता है। ठीक है, तो महासागर में ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से आती है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर इसमें रहे कि भाई सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के प्रभाव से, तो वो ज़्यादा आंसर बेटर होगा, है ना। तीनों का है ना रोल हो जाता है। प्रत्येक दिन ज्वार और भाटा 2-2 बार आता है, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा 24 घंटे में, है ना, ऐसा आता है।
हाई टाइड। इसके अलावा सुनामी आने का प्रमुख कारण समुद्री सतह पर भूकंप का आना होता है, तब सुनामी आता है। इसके अलावा समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फेदोमीटर से मापते हैं। मरियाना खाई, और कल या परसों मैंने बताया था कि भूकंप क्यों आता है, ये भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में अच्छा रहेगा। और भूकंप की जो भी किरण वगैरह हैं उनकी चाल, खतरनाक वाली रेशियो, उसके अलावा जहाँ से उत्पत्ति होती है और जहाँ झटका लगती है, जिस मोड में आप उसे मापते हैं, कितनी झटका का हो गए तो खतरनाक होता है, ये सब जरूर जानें, क्योंकि आए दिन बहुत भूकंप आता है इंडिया में। अभी दिल्ली में आया था, नेपाल में भी आया था। इसके अलावा जो आपका फेदोमीटर है ये गहराई मापे थे। कल हमने या परसों देखे थे कि सोनार से हम क्या करते हैं, डूबी हुई वस्तु वगैरह के पता लगाते हैं। किस सिद्धांत पे काम करता था आपका, है ना, परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता था, या फिर ध्वनि का प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे काम करता था, और प्रतिध्वनि जब होगा जब परावर्तन होगी। इसके अलावा मरियाना खाई प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि सुंडा गर्त, जिसे जावा गर्त भी कहते हैं, अब जावा से आप समझ गए होंगे इंडोनेशिया की बात हो रही है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसे द्वीपीय समूह वाला देश कहा जाता है, और ये दुनिया में सबसे बड़ा अपने अंदर द्वीप को समाये रखा है। कई तो अनगिनत है, कई तो गिने भी नहीं गए, पहचाने भी नहीं गए। इनके अलावा प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इस बार के एसएससी सीजीएल ने ये क्वेश्चन पूछा था। विश्व महासागर दिवस, जो पर्यावरण का डे है जरूर याद रखें। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को आपका मनाया जाता है ओशियन डे। इसके अलावा आपका 16 सितंबर को आप ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। इस प्रकार से जरूर याद रखें, ये पर्यावरण से संबंधित जो भी डे है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं, है ना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले बख्तियार खिलजी किस शासक का गुलाम था? तो जो बख्तियार खिलजी था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, दास कहिए गुलाम कहिए। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? कुमार गुप्ता प्रथम ने करवाया था, और ध्वस्त ऊपर में आपने प्रश्न से देखा बख्तियार खिलजी ने करवाया था। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय का नाम हेनसांग से भी जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में ये पठन पाठन के उद्देश्य से आए थे और हर्षवर्धन के काल में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को 2016 में यूनेस्को में जगह दिया गया, और मैंने अभी लेटेस्ट वाला बता ही दिया है कि एगो शांति निकेतन को दिया गया है आपका, और एगो होयसल के मंदिर समूह को आपका जो है इस साल 2023 में यूनेस्को में जगह दिया गया है। इससे पहले लॉट में 2 चीज को दिया गया था, रंगप्पा मंदिर और धौलावीरा। 2021 में पहली बार में 4 चीज को दिया गया था, आगरा का किला, ताजमहल, एलोरा का गुफा और अजंता का गुफा 1983 में। ठीक है, तो यूनेस्को का ये शुरुआती और आखिरी के जो एडिशन है इंडिया का स्थानों का, उसे जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित करवाया गया था? तो ये आपका 2020 में उड़ीसा में हुआ था, और पीयू ही उसके विजेता थे उस समय 2020 में। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो यहाँ पे लिखा है अलग से कि पंजाब यूनिवर्सिटी पहले संस्करण का विजेता था, जो मैंने मौखिक रूप से बताया। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अभी लेटेस्ट वाला 2023 में उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां पर फिर से विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी ही बना है। तो 3 बार में 2 बार विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी ही रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था। यहाँ पे यूथ शब्द नहीं हुआ करता था, पहले स्कूल हुआ करता था, बाद में इस यूथ को स्कूल को यूथ से रिप्लेस कर दिया गया। और लेटेस्ट वाला 2023 में ये मध्य प्रदेश के 8 शहर में हुआ है, जहाँ पे विजेता महाराष्ट्र रहा है। 37वां राष्ट्रीय खेल का भी रिजल्ट आ चुका है, जो गोवा में हुआ था, है ना, अभी हुआ है तुरंत, है ना, तो इसके भी रिजल्ट आ गए हैं। यहाँ विजेता महाराष्ट्र हुए हैं, और जो आपका रनर अप हुआ है ये सर्विसेज टीम हुआ है ना, सर्विसेज टीम जो है ये आपका रनर अप हुआ है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जो पिछली राष्ट्रीय खेल का विजेता था जो गुजरात में हुआ था 36वां वाला। और 30वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत दिन बता चुके हैं कि कहाँ होगा अगले साल। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, और विजेता आपका जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम था। उड़ीसा के 2 स्टेडियम का नाम जरूर याद रखें, कलिंगा और बिरसा मुंडा। चूंकि सीआरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था उसमें कलिंगा स्टेडियम कम से कम 10 बार पूछा गया कि कहाँ है। ठीक है भाई, तो कोई चीज जब आने लगता है तो अगले एग्जाम में भी आने की संभावना होती है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं हम खाद्य संरक्षण हेतु, है ना, बेंजोइक एसिड खाद्य परिरक्षण में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूध में कौन सा एसिड होती है? तो लैक्टिक एसिड होती है। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद हड्डियों के जोड़ पे कौन सा एसिड के जमाव ही जो है गौट का कारण बनता है? तो आप कहते हो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। ये किसका कारण बनता है भाई? गठिया, गौट का कारण बनता है, जिससे दर्द होता है जोड़ों में। इसके अलावा सभी प्रकार के बैटरी में कौन सी अम्ल आती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसे रसायन का राजा भी कहा जाता है। खाने के रूप में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, सिरका। इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रसायन का राजा तथा आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। मानव के जो पेट हैं वहां से कौन से अम्ल निकलते हैं? HCl निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं, जो भोजन में आए जीवाणु कीटाणु को है ना नाश करते हैं, साथ ही साथ भोजन को अम्लीय मोड में ले जाते हैं जहां इसे पचाया जाता है। ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। अम्लों के कारनामा, एक आपने और अम्ल पढ़ा होगा और ये पूछता भी है, अम्लराज। अम्लराज किससे बनता है? HNO3 से बनता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इन दोनों के संयोग से आपका जो है ना अम्लराज बनता है, जिसमें सोना आपका औरम जो है ये घुल जाता है। एकमात्र ऐसा द्रव है जिसमें जो सोना को घुलाने में सक्षम है, अन्यथा सोना जो है किसी भी चीज में नहीं घुलती है, चाहे कोई सा भी एसिड हो। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? मतलब क्या है तोल्काप्पियम ग्रंथ? तो ये व्याकरण है भाई, है ना। और ये किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है तोल्काप्पियम ग्रंथ, है ना। एक आपसे पूछा जाता है कि तमिल रामायण को जो है किसने लिखा था, ये भी आपके क्वेश्चन आए एग्जाम में। तमिल रामायण को किसने लिखा? तो कंबन ने लिखा है, कंबन, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये तोल्काप्पियम क्या है? व्याकरण है, तमिल भाषा। तमिल कहाँ पे बोला जाता होगा भाई? तमिलनाडु में बोला जाता होगा, है ना। तमिलनाडु में बोला जाता होगा तमिल। ये देखिए बहुत सारे बच्चे जो न्यू कॉमर है, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, इनमें कुछ फर्क ही नहीं लगता, उनको लगता है कि ये सब साउथ की भाषा है तो इकट्ठे बोले जाते होंगे, गलती हो जाएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो मैंने आपको बताना है कि भाई तमिल जो है ये नाम से स्पष्ट है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में ही बोली जाती है। इसके अलावा तेलुगु, ये तेलुगु जो है ये नाम की जस्ट विपरीत है। जैसे लग रहा है कि तमिलनाडु में बोला जाता होगा, लेकिन ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है, चूंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही थे तो दोनों में बोला जाएगा। इसके अलावा एक कन्नड़ है जो कर्नाटक में ही बोला जाता है, और मलयालम जो है मलयाली या मलयालम ये आपका बोला जाता है केरला के अंदर। तो ये चारों जो साउथ के मेजर स्टेट हैं, चारों पांचों, इसमें अलग अलग भाषा है अपना अपना, तो इसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा इस ग्रंथ को 3 भाग तथा 9 खंड में विभाजित किया गया है। तोल्काप्पियम को इसके 3 भाग जो है ये आपका कर्नूल, एजट्टू और पोरुल कहते हैं इसको, जो 9 खंड में विभाजित किए गए हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर की जो अर्थशास्त्र है, जो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, तो किस विषय वस्तु से शामिल ये पुस्तक है? तो आप कहते हो ये राजनीति विज्ञान है या कानून पर आधारित है। ठीक है, ये राजनीति विज्ञान, कानून, शासन इत्यादि से संबंधित है आपका अर्थशास्त्र, जिनके राइटर हैं चाणक्य महोदय। इनके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य सरकार की किस सदन की कोई रोल नहीं होती? जैसा कि आप जानते हैं कि पकानी, कोका, दियो, दशम में जो तीसरा है प का नी, और राष्ट्रपति का आर्टिकल चालू होता है 52, 53, 54, तो ये 54 में नी आया। तो इस 54 आर्टिकल के थ्रू जो है आपके कौन कौन से भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा और प्लस यूनियन टेरिटरी जिसमें दिल्ली प्लस पुदुचेरी आएंगे, इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, तो विधान परिषद का इसमें कोई भी रोल नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में। इनके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव जो है ये मैं यही चीज मैं बता दिया हूं, जो चीज अभी लिख के बताया यही चीज यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत के संसद के अभिन्न अंग होते हैं। जैसे आपसे संसद की पूछे कि भारत की संसद क्या है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मिलीजुली स्वरूप को संसद कहते हैं आप। ठीक है, अगर दोनों सदन ही बता दिए, राष्ट्रपति नहीं बताओगे तो आपका जो है डेफिनेशन अधूरा हो जाएगा। कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, तीनों सेनाओं का प्रधान होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं इंडिया के हमारे राष्ट्रपति महोदय। इनके अलावा अभी कैमा राष्ट्रपति चल रहे हैं हमारे देश में, तो 15वें राष्ट्रपति चल रहे हैं, उपराष्ट्रपति चल रहे हैं 14वें। इन दोनों का क्रम जरूर याद रखेंगे, पूछते हैं। ठीक है, इनके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों की नियुक्ति, ये सब जो नियुक्तियां हैं ये कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं, है ना। इनके अलावा राष्ट्रपति की नियुक्तियां में एक क्वेश्चन आपको आता है कि निम्नलिखित में से प्रेसिडेंट किसकी नियुक्तियां नहीं करते हैं? ऑप्शन में वाइस प्रेसिडेंट होता है आपका। वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्तियां राष्ट्रपति नहीं करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की चुनाव होती है। ठीक है भाई, और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में संसद के सभी सदन भाग लेते हैं, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, चाहे निर्वाचित हो, मनोनीत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधुनिक ओलंपिक खेल में पीला रंग किस महादेश को दर्शाता है? तो जो पीला रिंग है आप जानते हैं कि आधुनिक ओलंपिक में कुछ इस प्रकार से 5 गो रिंग को दर्शाया गया है।
ठीक है। तो ये जो रिंग है, ये पीला कलर का जो रिंग है वो किस महाद्वीप को जो है इंडिकेट करता है, तो एशिया महाद्वीप को इंडिकेट करता है। आधुनिक ओलंपिक खेल में 5 रिंग है, विश्व की एकता और एकजुटता को दर्शाता है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में 1896 में एथेंस ग्रीक से हुआ था, पियरे डी कुबर्टीन के सहायता से हुआ था। ओलंपिक खेल के 3 आदर्श वाक्य हैं, है ना, लैटिन शब्द साइटस, अल्टियस और फोर्टियस। राज्य सरकार के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसे हम समझते हैं कि हल्का भी है और पढ़ना भी नहीं चाहिए। इनके अलावा ओलंपिक खेल में सभी भारतीय रिकॉर्ड के मामले में पिछले क्लास में हमने बता दिया है, यहाँ पे ये सीधे लिख दिया हूँ। तो आप ओलंपिक जो है पिछले ओलंपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो पिछले क्लास में आप जरूर इस चीज़ को देखे होंगे। अब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे कि केडी यादव पहली बार जीता, कर्नो मल्लेश्वरी 2000 में पहली बार कांस्य जीत के महिला में पदक जीता, टेनिस में पहला पदक किसने दिलाया, पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला बनी, है ना। इसके अलावा मेजर राजवर्धन सिंह राठौर प्रथम बार व्यक्तिगत रजत जीते, प्रथम बार स्वर्ण अभिनव बिंद्रा जीते 2008 में बीजिंग ओलंपिक शूटिंग के अंदर। टोक्यो ओलंपिक में कितना जीता, 2024 में ओलंपिक कहाँ होगी, ये सभी के सभी बारे में जो है पहले मैं बता रखा हूँ। इस रिंग में जो काला रंग होता है ना, काला रंग का रिंग वो अफ्रीका को, तथा लाल रंग का जो रिंग होता है अमेरिका महाद्वीप को दिखाते हैं। इनके अलावा स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया था। देखिए जो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति है ये आपका 1948 में आया था, औद्योगिक नीति। देखिए इस चीज से ना भारत में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछता है कि जो नई आर्थिक नीति है वो कब आया, औद्योगिक नीति कब आया, औद्योगिक नीति पहले विश्व में कहाँ आया, कब आया, एशियाई कंट्री में औद्योगिक नीति कब आई। तो एक एक चीज को जो है सुलझा के पढ़ लेंगे तो गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1948 में आया था। विश्व स्तर पे पहली बार औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आया, इंग्लैंड में आया, और वो भी किस वस्त्र उद्योग में आया पहली बार जो है किस उद्योग में आया, वस्त्र उद्योग में आया। सूती वस्त्र के उद्योग में जो है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से स्टार्टअप लिया था। वो ईस्वी था आपका 1780 यानी 18वीं सदी और 1850 के बीच का जो है प्रथम औद्योगिक क्रांति के काल कहा गया है ना। इसके अलावा एशियाई देशों में पहली बार औद्योगिक क्रांति जापान में आया 1868 के काल में, है ना। जापान देखिए इतने बाद में जो है आपका डेवलप हुआ और अभी जो है एशियाई कंट्री में काफ़ी टॉप पे है जापान। हालांकि एक चीज़ में हमने जापान को जरूर पीछे छोड़ा है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क में दूसरा स्थान जापान के पास हुआ करता था चीन के बाद। अब ये जो है जापान खसक के 3 नंबर पे चला गया है और 2 नंबर पे हम आ गए हैं, यानी इंडिया आ गया है, ठीक है भाई। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन है ये 1900 जापान को एक चीज कहा जाता है, ये आपके क्वेश्चन में आता है, खास करके राज्य सरकार में जापान को निप्पन कहा जाता है ना, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, आपका आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ग्रीनविच के रिलेशन में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश पहले पड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है गुजरात का कच्छ पड़ता है, तो सबसे बाद में सूर्योदय गुजरात में होगा। और सूर्य डूबता कहाँ पहले है, तो जहां पहले निकला है स्वाभाविक सी बात है पहले वहीं डूबेगी। तो पहले जितने पूर्व में जो स्टेट होंगे सूर्यास्त पहले उधर ही होता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में जैसे सूर्यास्त मान लीजिए कि अभी हुआ है तो आधा घंटा एक 1.5 घंटा पहले ही आपका बिहार में हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब होती है, 1949 में होती है। प्रथम अध्यक्ष प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस, जिसके मॉडल थे सेकेंड पंचवर्षीय योजना। साथ ही साथ 29 जून को इन्हीं के जन्मदिन पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नई आर्थिक नीति 1991 में किस किस चीज पे बल दिया गया इंडिया में, तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उस समय पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव साहब थे, तो ध्यान दीजिएगा। इनके अलावा है ना, इनके अलावा जो उदारीकरण का जनक कहा जाता है इंडिया में ना, वो मनमोहन सिंह साहब को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। जो अंतरिम सरकार बनाए गए थे हमारे आजादी से पहले, तो उसमें जो अलग अलग विभाग को तय किया गया था, तो मंत्रीगण से यहाँ से क्वेश्चन आपसे आता है, तो यहाँ से पूछ लिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग। और खाद्य एवं कृषि पर आधारित संस्था है FAO, इसका मुख्यालय कहाँ में है, रोम में है, रोम में, इटली में, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में विदेश मामले के मंत्रालय कौन देखते थे, तो जवाहरलाल नेहरू, है ना। इनके अलावा औद्योगिक एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कौन देखते थे, जॉन मथाई, जो बाद में चल के गणतंत्र भारत में पहली बार बजट पेश इन्होंने ही किया था, और स्वतंत्र भारत में सन्मुखम शेट्टी साहब किए थे। और अभी अभी सन्मुखम शेट्टी के प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है, जिसकी जानकारी मैं एक वीडियो के थ्रू आपको दे चुका हूँ। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के में जो मंत्री थे अंतरिम सरकार के अंतर्गत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आगे चलकर
अंदर हमारे देश के पहले गृह मंत्री कहिए या फिर उप प्रधानमंत्री कहिए बने थे। इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। 1946 अंतरिम सरकार में लियाकत अली को वित्त विभाग, सी राजा गोपालाचारी साहब को शिक्षा विभाग, जगजीवन राम साहब को श्रम विभाग, लेबर विभाग दिया गया था। ठीक है भाई, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? देखिए, पहला और अंतिम सब याद रखता है, आपको दूसरा और सेकेंड लास्ट भी हमेशा हमेशा याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि वो क्रिटिकल नंबर जो हमारे हिस्से में आए, जो अधिकांश बच्चा छोड़ के आएगा या फिर तुक्का मारेगा तो गलती करके आएगा, तो हमेशा कोई भी रिकॉर्ड शुरुआत से 2 और अंतिम से 2 जरूर याद रखें। ये नहीं कि शुरू और लास्ट याद रख लिया अपना काम खत्म, ऐसा कभी नहीं करना, नहीं तो कभी आप मेरी बात याद करोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद। पहले कौन है? गुरु नानक, इन्हें ही संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक, अंतिम गुरु या 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। और 9वें गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के जो है पुत्र हैं गुरु गोविंद सिंह साहब, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, जहां पे आप एग्जाम देंगे। इनके अलावा सिख धर्म के प्रथम 3 गुरु जरूर याद रखें। गुरु नानक पहले हो गए, गुरु अंगद दूसरे हो गए और गुरु अमरदास तीसरे हो गए। गुरु अंगद ने गुरुमुखी नामक जो है लिपि की प्रचलन शुरू किया था। गुरु अमरदास ने लंगर प्रथा की शुरुआत करवाया था। लंगर होते हैं ना खाने वाला, अभी भी चलते हैं वहाँ पे, है ना, फ्री में खाना दिया जाता है। इनके अलावा गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर जो है बनवाने का श्रेय इनको दिया जाता है। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर गोविंद सिंह जी के पिता है, बता दिए। खालसा पंथ सबसे इंपॉर्टेंट है सिख धर्म के अंदर, इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे 1699 ईस्वी में, है ना, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे खालसा पंथ वाली बात को। इसके अलावा कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो जो आनंद मठ से प्रेरित है आपका विद्रोह, ये आपका सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल और बिहार में, है ना, बंगाल और बिहार में हुआ था। तो बंगाल ही कहिए उस समय, क्योंकि बिहार तो जो है ना, पहले एक ही सब थे, तो ये आपका जो है बंगाल ही कहिए, ठीक रहेगा। इसके अलावा जो आपका अहोम विद्रोह है, अहोम विद्रोह ये असम में हुआ था। अहोम विद्रोह जो है असम में हुआ था, नहीं पहले जो है, हाँ, अहोम विद्रोह असम में, सही है। इसके जो आपका मतलब क्या कहिए, कर्ता धर्ता कहते, मतलब कहिए संचालन कौन किए थे? तो गोमुधर कुबर नामक आदमी था। इनके अलावा मुंडा विद्रोह, ये झारखंड में होता है, मुंडा विद्रोह, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और होता है कि जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन दिवस पर? तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे मनाया जाता है। इनके अलावा मोपला विद्रोह, ये केरला के अंदर हुआ था, मोपला 1921 में, है ना। इसके अलावा संथाल विद्रोह, ये छोटा नागपुर के पठार के आसपास वाले इलाका जैसे झारखंड, उड़ीसा इत्यादि, बंगाल इत्यादि के क्षेत्र में हुआ था। 1855 में हुआ था, सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। इसके अलावा पड़ोसी देश श्रीलंका के सर्वोच्च पीक का नाम क्या है? तो माउंट पिड्रुतुलगला, इस प्रकार से नाम है भाई। अब श्रीलंकन में नाम है तो आपको इसी प्रकार से नाम है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं। आपके पड़ोसी देश की बहुत ख्याल रखता है एग्जामिनर, वहाँ की भाषा क्या है, नृत्य क्या है, चोटी क्या है, बंदरगाह कौन सा है, कौन सी मुद्रा चलती है, राजधानी क्या है, ये सब में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जरूर ध्यान रखें अपने जितने भी पड़ोसी देश है उनका, तो कम से कम। श्रीलंका भारत की जलीय पड़ोसी देश है। राम सेतु, पाक जल डमरूमत तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो है भारत से अलग होती है श्रीलंका। अब भारत के नक्शा में आप हमेशा श्रीलंका को पाएंगे। इसके अलावा श्रीलंका में अधिकांश निवासी किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। मैंने अपने कहा था कि अपने अधिकांश पड़ोसी देश में जो है ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। जैसे भूटान में, है ना, भूटान में बौद्ध धर्म का रहेगा, चीन में बौद्ध धर्म का रहेगा, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का रहेगा, ये सब में आपके बौद्ध धर्म के रहेंगे। बांग्लादेश में और मालदीव में, इन दोनों में ज़्यादा मुस्लिम रहेंगे, पाकिस्तान में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पड़ोसी देश में जो रिलीजन्स हैं, जो फॉलो करते हैं उनको जरूर ध्यान रखें कि किस धर्म, कौन से धर्म के लोग ज़्यादा रहेंगे। इनके अलावा श्रीलंका की बात हो रही है, यहाँ पे भाषा सिंहली बोली जाती है और तमिल भी बोली जाती है। तमिल इंडिया में बोली जाती है ना, क्योंकि तमिलनाडु के समीप है तो वहाँ भी चले गए झलक। इसके अलावा कंडियान नृत्य होते हैं श्रीलंका के अंदर। प्रमुख बंदरगाह हम्बनटोटा बंदरगाह होता है। प्रमुख प्रायद्वीप यहाँ का जाफना प्रायद्वीप है। प्रमुख पास जो है एलिफेंटा पास है। ये श्रीलंका के बारे में है जानकारी। श्रीलंकन रुपया श्रीलंका का मुद्रा है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा और कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, जो काफ़ी आम है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। इसके अलावा भारत में पड़ोसी देश नेपाल के में जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जहाँ पे नेपाल में उसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहा जाता है। ये भी
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और हाइट इसके होते हैं 88-50 मीटर, ठीक है। इनके अलावा भूटान की सबसे ऊंची चोटी पुनसुम है, ठीक है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोखंगा है। भूटान के अधिकांश धर्म के लोग हैं बौद्ध धर्म के लोग। चीन के सबसे ऊंची चोटी लाओत्से है। लाओत्से ये दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा चोटी भी है। दुनिया का 4 सबसे ऊंचा चोटी में बात करेगा तो पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2, तीसरा कंचनजंगा, चौथा लाओत्से, ठीक है भाई। तो ये लाओत्से जो है चीन तिब्बत में स्थित, तो ये आपका चीन का माना जाता है, तो ये चीन में भी है, तो चीन की सर्वोच्च चोटी इसे ही कहेंगे। आधिकारिक भाषा चाइनीज जिसे मंदारिन कहते हैं। अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के। चीन में एशिया का सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है जो अकेला चीन में ही बहता है और एशिया की सबसे लंबी नदी भी है, आश्चर्य की बात है। इसके अलावा जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है तो 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत जो है ना 2001 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत 4 महानगर जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई है उन क्षेत्र को जोड़ा जाएगा और 2012 में जोड़ लिया गया, यानी ये बन के तैयार हुआ 2012 में। GT रोड एक बहुत बड़ा जो है रोड तंत्र को जोड़ते हैं। ये बांग्लादेश से स्टार्ट होकर पाकिस्तान बीच में भारत को फॉलो करते हुए जाते हैं। इसकी मरम्मत की कार्य की बात करेंगे ग्रैंड ट्रंक की तो शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी किस वंश के तो सूर वंश के। चौसा और बिलग्राम के युद्ध में किसे हराया था तो हुमायूं को हराया था। इनका बचपन का नाम फरीद खान और मकबरा कहाँ है बिहार का सासाराम में। इतनी बात शेरशाह सूरी से जरूर याद रखेंगे, एक अच्छे शासक के रूप में जाने जाते हैं। रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उत्तर से दक्षिण गलियारा। अब जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है तो जो उत्तर से दक्षिण गलियारा है इसको कहाँ से कहाँ तक जाती है तो ये आपका उत्तर से दक्षिण बात करेंगे तो उत्तर में श्रीनगर, जम्मू और दक्षिण में कन्याकुमारी। टोटल लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर फॉलो करते हैं। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो पूर्व से पश्चिम गलियारा है ये सिलचर से पोरबंदर गुजरात तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में। किस मुगल बादशाह के समय रामायण और महाभारत का अनुवाद करवाया गया था फारसी में तो अकबर के समय। मुगल बादशाह अकबर के काल में बदायूं के द्वारा रामायण और महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद करवाया गया था। बाद में बहुत सारे अंग्रेज ने भी इसको जो है अनुवाद किया है अंग्रेजी में, है ना। इसके अलावा अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे साहित्यिक रचना हुए और उनके जो मंत्रिमंडल नवरत्न हुआ करते थे। अधिकांश लोग पढ़े लिखे काफी ज्यादा मजे हुए विद्वान थे। इनके अलावा अकबर और हेमू के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई 1556 में अकबर की विजय हुई थी। अकबर का राज्याभिषेक पहली बार कलनौर में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर के दरबारी को नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न में मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, है ना। इसके अलावा जो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल फैजी, इस प्रकार से। इसके अलावा आगरा का किला का निर्माण जो है अकबर ने करवाया है। फतेहपुर सिकरी के अंदर जो बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने ही बनवाया था। इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सिकरी में ही अकबर ने करवाया था और दीन इलाही धर्म की स्थापना भी अकबर ने ही करवाया था, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ, जब PDF दूंगा तो दीन इलाही जरूर लिख दूंगा। इनके अलावा बक्सर के युद्ध के समय अवध के नवाब कौन थे तो ये शुजा-उद-दौला, है ना। बक्सर का युद्ध कब होता है 1764 में। बक्सर कहाँ है बिहार के अंदर है और बक्सर के पास ही आपका गंगा नदी बिहार में एंट्री करती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे भैया, ठीक है। इसके अलावा बिहार के बक्सर के पास अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के उस समय का नवाब मीर कासिम, इन तीनों के संयुक्त सेना और अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो की सेना जो है बक्सर के युद्ध 1764 में फाइट किए थे। तो इसमें जीत किसकी हुई, स्वाभाविक सी बात है उनके पास जो है आपका विकसित हुआ औजार होता होगा तो उनकी ही विजय हुई, है ना। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उसे कंपनी के प्रतिनिधित्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच में जो है आपका एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है और ये आपका 1765 में होता है। मैं बार बार ये चीज जरूर बता रहा हूँ कि बक्सर के युद्ध 1764 में भाग जरूर मुनरो लिए थे, लेकिन जो इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है ना, हार स्वरूप, उसमें जो है मुगल बादशाह और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इसके अलावा क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय कंपनी के हेड हुआ करता था, प्रतिनिधित्व करता था। इसके अलावा पलासी के युद्ध में अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ही थे तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और इसकी ईस्वी था 1757, है ना। इनके अलावा ध्रुवीय क्षेत्रों में आती तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली हवा को किस नाम से जानते हैं। जो आपका ध्रुवीय एरिया में तेज बर्फ के आंधी जैसे आता है ठंडी हवा, उसे क्या कहते हैं, इसे हम ब्लिजार्ड कहते हैं, ब्लिजार्ड कहते हैं, ठीक है, ब्लिजार्ड। इसके अलावा कैरेबियन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उठती है उसे क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। अब कैरेबियन से नाम स्पष्ट है तो ये अमेरिका वगैरह में काफी आता होगा, जैसे आप वेस्ट इंडीज को क्या कह देते हो, कैरेबियाई, है ना। इसी प्रकार से तो ये जो है आपका अमेरिका वगैरह में आएंगे
कैरिबियन सागर में उठने वाली चक्रवात हरिकेन। इसके अलावा टाइफून जो है ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात का फॉर्म है जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में आती है, टाइफून है ना, टाइफून। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ की जो ओरिजिन होती है ये भूमध्य सागर से होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में असमय वर्षा कराने के लिए जिम्मेवार होता है, खास करके पंजाब हरियाणा में शीतकाल में। इसके अलावा महासागरीय जलधारा से संबंधित अल नीनो और ला नीनो प्रोसेस है। अल नीनो गर्म कर देता है, ला नीनो ठंडा कर देता है, ये प्रशांत महासागर में आता है। पर मरियाना ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में। आम्र वर्षा की घटना, ये आम्र वर्षा, कॉफी सावर, ये सभी के सभी जो है आपके प्री मानसून वर्षा है जो आपके साउथ स्टेट कर्नाटक वगैरह में आते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला है भारतीय ओलंपिक समिति की गठन 1927 में किया गया था, का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोराबजी टाटा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले थे और स्थापना भी इन्हीं को जो है श्रेय दिया जाता है कि इन्हीं के जो है मतलब प्रयास से स्थापना हुआ था। भारतीय ओलंपिक में वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है, पिलवाल कंडी टेका परवीन उषा, पयोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल और खेल जगत की उड़न परी के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ये केरल के रहने वाले। इनके अलावा बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष ग्रांट गोबन थे, अंग्रेज, और इसकी स्थापना 1928 में। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है ना। बीसीसीआई क्या है आप सभी जानते हैं। इनके अलावा वर्ष 2022 में कुल कितने खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? 7 गो को, जिसमें 4 गो को रेगुलर कैडर में और 3 गो को है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट में। ये भी 2 प्रकार के दिए जाते हैं, वो रेगुलर कैडर में और एगो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1985 में होती है, जिस वर्ष आपका सार्क का स्थापना होता है। सार्क वाला काठमांडू मुख्यालय वाला 8 गो देश है सार्क में, है ना, तो उससे में इसलिए होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये सिर्फ प्रशिक्षक को दिया जाता है, किसी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। 2022 के लिए अर्जुन अवार्ड 25 खिलाड़ी को दिया गया है। इसकी शुरुआत 1961 में करी गई थी। वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एकमात्र खिलाड़ी शरद कमल को दिया गया है। इसकी स्थापना जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से 1991 में हुआ था और प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद साहब थे। किस विटामिन को हम हार्मोन भी कह देते हैं? तो विटामिन डी को हम हार्मोन भी कह देते हैं। एकमात्र विटामिन जिसका संश्लेषण शरीर में संभव है, अन्यथा और किसी भी विटामिन की संश्लेषण शरीर में संभव नहीं है। सभी विटामिन को हम बाहर से भोजन या किसी अन्य माध्यम से इंटेक करते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसके कमी से हड्डी की रोग होती है। सूरज की प्रकाश में सबसे अधिक विटामिन डी पाई जाती है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। बाद बाकी जो भी विटामिन है ए, डी के, वो सब जो है फैट सोलुबल है। इसके अलावा विटामिन के की कमी के कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी के कारण सभी प्रकार के आंख की रोग होती है। इनके अलावा प्रसिद्ध प्राचीन कालीन मकबरा स्मारक तथा उनके स्थान के साथ मिलान में कौन सा एक गलत है? आपसे पूछा है कि कौन सा गलत है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र अपनी जगह सही सजाया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। हुमायूं का मकबरा दिल्ली सही सजाया गया है। एदमातुल्ला का मकबरा आगरा। इसमें से वो गलत है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, न कि जयपुर में है, तो ये ही हो जाएगा आपका। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है ये आपका अजमेर के अंदर है ना। और भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो शुरुआत है ना, ये मोइनुद्दीन चिश्ती की ऐसा ही माना जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, अजमेर होना चाहिए। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और एक बार ये भी पूछा गया आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी क्या है। ठीक है भाई, तो बंगाल की खाड़ी क्या है? समुद्र है ना। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, नहीं तो झोपड़ा नहीं समझ लेना, ये मस्जिद है ना। तो ये मस्जिद, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और ये अजमेर में स्थित है। इनके अलावा एदमातुल्ला का मकबरा ये आगरा में स्थित है। ये पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई पहली इंडियन मकबरा है। ठीक है भाई, जो नूरजहां ने बनवाई थी अपने पिता मिर्जा ग्यास के लिए। अब नूरजहां कौन है ये आप सभी जानते हैं, है ना। तो अपने पिता के लिए मिर्जा ग्यास के लिए बनवाया था एतमतुल्ला का मकबरा, जो पूर्णतः संगमरमर से मेड किया गया था। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा या हाजी बेगम या बेगा बेगम, इन्हीं का नाम है, दोनों सेम ही है ना। हाजी बेगम या बेगा बेगम ये दिल्ली में बनवाई थी, है ना। इसे पहली मुगल गार्डन मकबरा होने का रिकॉर्ड मिला है। इनके अलावा भारत में संसदीय स्वरूप में वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? फिर से वही बात आ गई, प्रधानमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री हो गया। इसके अलावा
प्रधानमंत्री केंद्र में मुख्य शक्ति का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसे कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जा सकता है। भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए गुलजारी लाल नंदा। इसके अलावा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, यहाँ पे लिखा है 2 बार लिखा गया, कोई नहीं, गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। इनके अलावा अलग अलग सबसे कम दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे प्रधानमंत्री, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अलग अलग मंत्रालय के रूप में पंचायती राज मंत्रालय का निर्माण कब किया गया था? तो 2004 में पूर्णतः अलग रूप से पंचायती राज मंत्रालय का निर्माण किया गया और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के वर्तमान अध्यक्ष जो है कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा भारत में पंचायत से संबंधित जो समितियां हैं ये कौन कौन से भाई? बलवंत मेहता, अशोक मेहता, सादी कडी, ये सब पंचायत से संबंधित समितियां हैं जो अपनी अपनी बयान दिए थे पंचायत पे लेके। इसके अलावा 1973 में एक संविधान संशोधन होती है, 73वां संविधान संशोधन 1992 होती है, जिसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? तो 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993। इसी कारण हम आजकल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान के भाग 9 जो है ये पंचायत को देखता है। अनुसूची 11 ये भी पंचायत से संबंधित है और अनुसूची 11 में टोटल 29 मदों को रखा गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा पंचायत में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और पंचायत तथा नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो आप कहोगे राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। या फिर इसी चीज को आपको किसी एग्जाम में, जैसे राज्य सरकार का एग्जाम देने जा रहे हो, तो राज्य जो चुनाव आयोग है उसके जगह पे ऑप्शन में आपका स्थानीय निकाय लिखा हो सकता है। ठीक है, स्थानीय निकाय लिखा हो सकता है। इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि ये क्या है। स्थानीय निकाय मतलब उसी राज्य में संस्था के द्वारा करवाया जाता है, मतलब वो जो राज्य चुनाव आयोग होता है हर राज्य में पार्टिकुलर होते हैं। ठीक है, तो स्थानीय निकाय भी कई बार ऑप्शन में लिखा रहता है, तो ये सब चीज जानिए थोड़ा। ठीक है, इसके अलावा एक मानचित्र में समान दबाव वाली रेखाएं क्या कहलाती है? जो मानचित्र पे 2 समान दबाव वाली रेखाओं को मिलाएगा, है ना, तो उसे क्या कहेगा? तो उसे आइसोबार्स कहा जाता है। बार आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार, है ना, बैरोमीटर से मापते हैं, तो इसी से बना है आपका दाब से बार्स को लेके आप याद रख सकते हैं आइसोबार्स। ठीक है भाई, ये समान दबाव वाली क्षेत्र को जोड़ती है। मानचित्र पर समान टेम्परेचर वाले क्षेत्र को जोड़ेगा तो आइसोथर्म कहते हैं। आप थर्म से आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर की बात हो रही है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे क्लू से याद नहीं किया जा सकता। समान वर्षा वाले में होना चाहिए आइसो मतलब मिलता ही नहीं है। देखिए, समान वर्षा वाले का होता है आइसो हाइट, और हाइट मतलब हम क्या समझते हैं कि भाई ऊंचाई होता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो समान वर्षा वाले को आइसो हाइट याद रखना ही पड़ेगा। ये ज्यादा पूछता है क्योंकि बच्चे को लगता है कि इसमें तो मिल ही नहीं रहा है वर्षा का वर्ष, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन यही है ना, आइसो हाइट होता है। समान ऊंचाई वाली रेखा को आइसोहैप्स कहते हैं। यहाँ एक्चुअली आइसो हाइट होना चाहिए, लेकिन इसे हम आइसोहैप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जरूर याद रखें अलग से। और जहाँ पे समान लवणता वाली स्थान होती है उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। समुद्र की लवणता कितनी होती है औसतन? आप लोग कॉमेंट करें, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक कौन कौन बच्चे पहुंचे। इनके अलावा किस संविधान संशोधन के द्वारा अंतिम बार संविधान में 4 भाषाओं को जगह दिया गया था? तो 92वां। इसको याद रखने की तरीका मैंने बता दिया था कि जब ये कहानी सुना देता हूँ थोड़ा सा, कि जब भाई अपना देश आजाद हुआ तो संविधान में कितने भाषाओं को दर्जा दिया गया? 14 भाषाओं को। वर्तमान में कितने हैं? 8 भाषा। तो 8 भाषा कैसे आए? तो लॉट में आए, 1 + 3 + 4। पहले 1 को जगह मिला सिंधी को, फिर 3 को जगह मिला नमक को, मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, फिर हमारा 4 को मिला बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली को। ठीक है, तो ये कब कब आया? तो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, इन दोनों को जोड़ोगे तो 92वां संविधान संशोधन। तो याद करने के लिए काफी अच्छा है। 22 भाषा का हिसाब किताब आपका हो जाएगा। और आप चाहे तो ये 22 भाषा याद करना काफी इजी है जी। एक बार नक्शा की तरफ देखिए और ऊपर से स्टार्ट कीजिए, चाहे कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आपको जैसा लगता हो, है ना। और उस राज्य में जो बहुल भाषा है उसे एक बार पढ़ के देखिए। 1-2 बार गलत होगा, बाद बाकी जो है कुछ एक छोड़, जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोल जाता है, राजस्थानी को छोड़ दीजिएगा, है ना। कुछ भाषा को छोड़ना है, बाद बाकी मैक्सिमम भाषा को जगह मिल गया है। ठीक है, जो मतलब ज्यादा फेमस है। अब जैसे कोक बरोक, ये छोटी छोटी जो भाषा है, गालो वगैरह,
करे। तो ये मैं बात नहीं करता, जो ज़्यादा बोला जाता है उसकी बात करता हूँ। तो नक्शा से आप जो है इसे याद कर सकते हैं, एक आध 4-5 मिनट में याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। इसके अलावा आज़ादी के समय मात्र, ये तो बता ही दिए, सब चीज़ बता ही दी, जितना चीज़ बताया ना मैं अभी यही चीज़ लिखा हुआ है। अब ये जो नीचे वाली स्लाइड है इसे बताना है थोड़ा सा कि भाई क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है। जैसे आपने संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न को याद रखते हैं 6 कैरेक्टर, उसी प्रकार से क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल डांस जरूर याद रखिएगा। क्लासिकल लैंग्वेज है साउथ के सभी चारों भाषा और कहाँ कहाँ बोला जाता है मैंने इसी वीडियो में चर्च कर लिया है। इसके अलावा संस्कृत और ओडिसी ये दोनों मिला के हो गए आपके 6 भाषा जो क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल नृत्य आप 8 है ना, 6 को अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा है लेकिन अभी 8 ही है। ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, सतरिया, ओडिसी या और आपका एक कौन सा छूट गया भाई, कथकली। तो ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये मैसूर में है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हो आप, चूंकि हम इंडिया में जो है हिंदी बोलते हैं, तो 10 जनवरी को, ठीक है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को कब प्रचलन में लाया गया, तो 1914 में। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है शिमला समझौता के तहत तय हुआ था, 1914 में ये लाइन जो है खींचा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा किसके नाम पे है, सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने कर रखा था। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा दर्रा है, खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच मैकमोहन रेखा भी बताया, राम सेतु भी है, मन्नार की खाड़ी भी है। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल का आंसर कमेंट करें किसे किसे अलग करता है। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट देना है कि 10 डिग्री चैनल जो है इसमें कुछ ऐसा नाम आएगा कि छोटा को बड़ा से जो है डिवाइड करता है, जैसे लघु अंडमान को कार निकोबार से, तो लघु मतलब छोटा, तो इस प्रकार से एक बता दिया। अब इस 2 में मैं सिर्फ हिंट देता हूँ। एक ऐसा है 8 डिग्री उसके नाम में आएगा जिसका दोनों पहला अक्षरी जो है प्रथम अक्षरी समान रहेगा, जैसे म ल ल मतलब दोनों समान रहेगा। और 9 डिग्री वाले में डिफरेंस है, तो बताइएगा 8 और 9 डिग्री किसको जो है डिवाइड करता है या जोड़ता है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में, ओडिशा। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम खाली कहेगा तो रांची, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर क्रिकेट वाला, नरेंद्र मोदी या मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, अभी फाइनल मैच यही हुआ था वर्ल्ड कप वाला। चेपक या चिदंबरम स्टेडियम ये चेन्नई में स्थित है। चेपक 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 बोरबरॉन ये सब ज्यादा पूछा जाता है आपके। इसके अलावा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका वीएस नायपाल है। देखिए एन एरिया ऑफ डार्कनेस है और एक है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, तो दोनों में सावधानी बरतना है। तो जो ईरा वाला डार्कनेस है ना वो शशि थरूर लिखे हैं। ईरा मतलब होता है युग, एरिया मतलब होता है विशेष क्षेत्र, है ना। तो ये आपका एरिया वाला नेपाल और ईरा वाला शशि थरूर। वीएस नेपाल की अन्य पुस्तक में आएंगे तो ए बेंड इन द रिवर काफी पूछा जाता है ना। स्मोक इन द रिवर जो है अमिताभ घोष की है, तो ये अलग है, ये बेंड इन द रिवर है। मैजिक सीड्स ये भी आपका वीएस नेपाल का है। इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ ये भी वीएस नेपाल साहब का। तो ये चारों किताब ध्यान रखें। ए सुटेबल बॉय ए सुटेबल गर्ल ये विक्रम सेठ की पुस्तक है और 2000 बार एग्जाम में आया है और आता ही रहेगा। अम्बेडकर ए लाइफ एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। अब नीचे वाले लाइन में ये जो आप मिडनाइट चिल्ड्रेन देख रहे हैं ये भी आप पता नहीं कितने बार अटेंड किए होंगे एग्जाम में। मिडनाइट चिल्ड्रेन, सैटनिक वर्सेज और विक्ट्री सिटी तो हालांकि नई सीरीज की है, फिर भी ये दोनों तीनों किताब जरूर याद रखिए सलमान रुश्दी का। इसके अलावा अब बारी आता है साइंस की क्वेश्चन का। जैसा कि पहले ही बताना चाहिए आपको कि साइंस का जो क्वेश्चन है लास्ट में रहेगा, है ना। तो ये जो है आपका साइंस की क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होती है, तो बोल्ट के बराबर होती है बोल्ट। अब बोल्ट किसका मात्रक है, तो बोल्ट आपका विभवांतर, विभव और विद्युत वाहक बल, इन तीनों की मात्रक क्या है भैया, बोल्ट, है ना। इसके अलावा आवेश मापने की इकाई क्या कहलाती है, कूलम्ब। पृष्ठ तिनाई का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन बट्टा मीटर। पहले क्वेश्चन पूछता था कि पतली सुई को आप जल के सतह पे तैरा सकते हो किस कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। हवा का जो पानी का बुलबुला जो है चमकता है किस कारण, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण। ये सब बहुत पहले पूछा जाता था। गरम सूप जो है ज्यादा स्वादिष्ट लगता है किस कारण, है ना, लेकिन अब नहीं पूछता है। ये सब क्वेश्चन काफी लो लेवल के हो गए। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, टेस्ला या गॉस, है ना। टेस्ला या गॉस जो है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, जिसमें टेस्ला की वैल्यू ज्यादा होता है गॉस के रिगार्ड में, है ना। लगभग 104 गॉस बराबर 1 टेस्ला होता है। इसके अलावा
चुंबकीय फ्लक्स, अभी देखिए अभी चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे थे आप, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, और एक हेनरी इससे मिलता जुलता, ये प्रेरकत्व का मात्रक है। तो ये तीनों कंफ्यूजन पेयर है, इसे आराम से समझे, है ना, कि कब क्या रहेगा तो कौन सी मात्रा के आंसर करके आना है। इसके अलावा व्यापारिक तौर पर अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? देखिए अमोनिया का निर्माण आप काफी विधि, साधारण विधि से भी कर सकते हो, हाइबर प्रोसेस से भी कर सकते हो। हाइबर प्रोसेस में जो है सीधी सीधी संयोजन कर दिया जाता है आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, है ना। तो ये हाइबर प्रोसेस से ही जो है अमोनिया का निर्माण व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है, व्यापारिक तौर पर। इसके अलावा हाइबर विधि में जो है उत्प्रेरक की इस्तेमाल किया जाता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है। तो उत्प्रेरक के तौर पे कौन रोल अदा करता है? तो लोहा का चूर्ण, है ना। उत्प्रेरक क्या होता है मैं बहुत दिन पहले बता चुका हूं, जो बच्चे नहीं जानते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक मैंने दही जमाने से जो है आपका उदाहरण भी दिया था। उत्प्रेरक वह चीज है जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेकर रासायनिक प्रक्रिया के स्थिति को प्रभावित करता है, लेकिन बिना खुद को बदले हुए, अपने खुद को नहीं बदलता है, अंत में ये एज इट इज निकल आएगा बाहर। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले दही जमाते थे लोग, तो जो पुराने सिक्के जिसपे गेहूं की छाप हुआ करता था, वो मोटा वाला सिक्का 1 रुपए का लोग डाल देते थे, तो वो जो है कैटालिस्ट का काम करने लगता था और अभिक्रिया रिएक्शन को फास्ट करता था, जिससे दही अच्छी जमती थी। और जब दही जम जाती थी तो ये सिक्का को एज इट इज निकाल लिया जाता था बाहर। सिक्का थोड़ी खाएगा भाई, है ना। तो इसी से समझ लिया जाता है उत्प्रेरक क्या होती है। इसके अलावा अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो आप जानते हैं अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। आणविक द्रव्यमान करने का मतलब N का 14 और H का 1 गुने 3 मतलब 3, तो लगभग 17। हालांकि एकदम राउंड फिगर 17 ही नहीं होता है, ठीक है भाई, लेकिन 17 याद रखिएगा, 17 ग्राम पर मोल। अमोनिया का प्रमुख उपयोग कहाँ करेंगे आप? उर्वरक बनाने में आप कर लेते हैं, किण्वन उद्योग में कर लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी अमोनिया का उपयोग होता है, और जो सीरम वगैरह होते हैं ना, है ना, जो जानवर वगैरह की जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी रखा जाता है इसमें ठंडा हेतु, ठीक है, सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है ना। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो है, मैं ये पहले ही बता रखा हूँ, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है और बच्चे समझ नहीं पाते। ये द्रव जो है कोशिका वाला एक दूसरे से सब मिल ना जाए, इसीलिए जो है अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह रखने के लिए एक चिपचिपा द्रवोनुमा जेली होता है, जो उसमें मतलब डूबा सभी कोशिकांग डूबे हुए होते हैं अलग अलग हटके, ठीक है। तो इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अलग अलग भाग या अंग को कोशिकांग कहा जाता है, जैसे अलग अलग भाग माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि वगैरह, तो इसे हम कोशिकांग कह देते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज अलग अलग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा आपका गोल्जी, लाइसोसोम, केंद्रक, ये सब, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्यों भिन्न है? क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त झिल्ली होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। और ये जो कोशिका भित्ति है, ये यूकेरियोटिक में सेलुलोज के बने होते हैं, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। खोज वगैरह तो समझ ही गए हैं, ल्यूवेनहॉक आपका और आपका जो है हुक ने किया है कोशिका की खोज 1665 और 1674 में ल्यूवेनहॉक लाइव सेल का खोज किया है। कोशिका दो प्रकार की, एक कोशीय बहुकोशीय, प्राणी के उपलब्धता के आधार पे, और आप जो है फिर कोशिका में भी दो भागों से बांटते हैं कि ये किस प्रकार के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक है कि यूकेरियोटिक है। मैंने ये भी बताया है कि जब भी आपसे पूछे कि निम्न में से किस कोशिका में अमुक चीज की अभाव होती है, तो अब आप वाला हमेशा 99% केस में प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोयूरेटिक सेल में, ठीक है, और गरीब है, अभाव रहता है, ठीक है। ये सब कोशिका के बारे में, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा कोशिका भित्ति का प्रमुख काम क्या होता है? स्ट्रक्चर और मजबूती देना पेड़ पौधों को। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाला फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को किस चीज का इस्तेमाल करके कम किया जाता है? जैसे कि आप जानते हैं कि चींटी बिच्छू काटेगा, है ना। सांप की बात मैं नहीं कर रहा हूं भाई, क्योंकि सांप जो काटेगा तो सिर्फ असर नहीं होता है, महा असर हो जाता है, ठीक है। चींटी के काटने से जो फॉर्मिक एसिड और बिच्छू के काटने से जो फॉर्मिक एसिड शरीर में जाता है, तो उसकी असर को कैसे कम किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा करा दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाली सोडा होती है। चींटी मधुमक्खी के डंक को फॉर्मिक एसिड या फिर इसे ही मेथोनोइक अम्ल कहते हैं, ठीक है, मेथोनोइक अम्ल कहते हैं। एक आपने मेथनॉल सुना होगा। मेथनॉल क्या होता है? जो शराब जो आपका बनाता है ना गांव घर में, कीर्तन वाला शराब, तो जब इथेनॉल से मेथनॉल में रूपांतरण हो जाता है, वही लोग पीता है तो फिर मृत्यु हो जाता है लोगों को, ठीक है। तो यही इसी प्रकार से इसका भी नाम मिलता जुलता है, मेथनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मिक एसिड को ही कहा जाता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 इसका सूत्र होता है। और धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 10H2O उसका सूत्र होता है। एक कास्टिक सोडा होता है,
है जिसका NaOH सूत्र होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जल शुद्धिकरण में किसका आप उपयोग करते हैं, तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, फिटकिरी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिटकिरी का बड़े पैमाने पर नहीं करते हैं, छोटे मोटे जल को शोधन के लिए करते हैं। जल शोधन में फिटकिरी का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन क्लोरीन का बड़े पैमाने पर भी होता है। व्यापारिक उद्देश्य से भी जल शुद्धि के लिए क्लोरीन की गोली इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का हॉल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे। जिंदा चूना को जब जल से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, और यही आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको ऊष्मा रिलीज होती है। जैसे जिंदा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का अभिक्रिया करा देंगे हम, तो यहाँ पे हमारा CaOH का हॉल ट्वाइस यानी आपका बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, और इस प्रोसेस में हमें हीट की प्राप्ति होगी, ऊष्मा की प्राप्ति होगी, इसीलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 2-3 दिन पहले वाले क्लास में हमने ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोखी, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया सभी को उदाहरण सहित समझा दिया था। इससे बाहर आज तक जो है अभिक्रिया नहीं पूछा आपके एग्जाम में। इसके अलावा जिंदा चूना का सूत्र बता दिए, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलैम, जिंदा चूना। मैग्नीशिया का दूध का सूत्र होता है MgOH का हॉल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जो सुरक्षा हेतु लगाया गया उपकरण है इसे फ्यूज कहते हैं। फ्यूज का काम क्या है कि घर में सारे उपकरण को बचाना खुद को जल के, है ना। फ्यूज का तार जो बना होता है ये किसका बना होता है, शीशा और टीन का। बेसिकली फ्यूज क्या होता है, एक कंटिन्यूटी होती है। मान लीजिए सप्लाई आ रही है आपकी, ये सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट, एक वायर में 2 वायर होंगे, एक फेज एक न्यूट्रल, मान लीजिए फेज है ना। तो फ्यूज हमेशा फेज में लगे होते हैं। ये हमारा एक फ्यूज का इंडिकेशन है, ये फ्यूज हमने लगा दिया। अब ये क्या होता है कि ये 230 आ रहा था, अब ये पतली वायर से होकर गुजर रहा है। जब इसमें किसी भी कारणवश से, है ना, हैवी करंट फॉलो होने लगेगा तो ये फ्रिज अपने आप को फ्यूज तोड़ लेगा और इधर सप्लाई नहीं जाएगा। जब सप्लाई नहीं जाएगा तो आपका जो भी रेडियो, घड़ी जो भी लगा हुआ है, घड़ी तो नहीं चलता यहाँ से, रेडियो, टीवी जो भी लगा हुआ आपके इक्विपमेंट या फिर जनरेटर कुछ भी लगा है ना, तो ये आपका बच जाएगा और ये सप्लाई यहीं तक रह जाएगा। तो अधिक से अधिक क्या होगा, ये वायर जलेगा। तो ये सब की सुरक्षा है, तो है ना, बहुत सारे प्रोटेक्शन भाई, इक्विपमेंट बच गया, आग लगने से बच गई, है ना। तो ये सब फ्यूज रोल अदा करता है। ठीक, तो फ्यूज का ये काम है, कंटिन्यूटी देना काम है और साथ ही साथ सुरक्षा भी करना है आपके परिपथ को। ठीक है, तो ये किसका बना होता है, शीशा और टीन का, ये है ना। इसके अलावा फ्यूज का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। अगर गलनांक आप यहाँ पे टंगस्टन का फ्यूज लगा देंगे, है ना, अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए टंगस्टन का फ्यूज लगा देंगे तो भाई इसकी गलनांक के लिए 3500 डिग्री से हाई टेम्परेचर होनी चाहिए। अब इसमें जो है धारा, है ना, 10 एम्पियर की जगह 100 भी आ जाएगा तो जल्दी ये नहीं डिस्ट्रैक्ट होगा, इसीलिए इसकी गलनांक कम वाला फ्यूज रखा जाता है, शीशा और टीन का है। इसके अलावा परिपथ में अच्छा प्रतिरोध हाई होती है, प्रतिरोध रेसिस्टेंस हाई होती है और गलनांक निम्न होती है फ्यूज के तार का। इसके अलावा परिपथ में धारा की प्रवाह, जब एक यही चीज बताया जो चीज मैं बताया हूं, जो मौखिक रूप से यही लिखा है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं, अमीटर से, और इसके मात्रक क्या होता है ना, तो एम्पियर होता है। ठीक है, और अमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे श्रेणी क्रम समानांतर क्रम नहीं समझते हैं, तो आइए थोड़ा सा समझा देता हूँ भाई। ये देखिए, ये आपके घर में ऐसे एक बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पे एक ये वाला होल और 2 इससे होल होते हैं। तो जब भी आपके घरेलू परिपथ 230 पे चलता है, ±10 चलता है ना, तो ये जो है ना, तो जब आप मेजर करते हो वोल्टेज, तो आपका जो मल्टीमीटर होता है उसमें आप वोल्टेज में सेट करके, ये मान लीजिए मल्टीमीटर है आपका, ये डिस्प्ले है, ये मल्टीमीटर है, यहाँ बटन में कुछ डाल देता हूँ, है ना। तो इसमें ये दोनों पिन इस होल में आप लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, वोल्ट मिलता है, वोल्ट मिलता है कि कितने वोल्ट आ रही है, कि अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कैसा शेप बना रहा है भाई, पैरेलल शेप बना रहा है। तो वोल्ट जो है आप पैरेलल में मापते हो, वोल्टता को जो है समानांतर क्रम में मापा जाता है, यानी मीटर को समानांतर क्रम में सेट किया जाता है। लेकिन जब आप करंट मापोगे इसी चीज का, मान लीजिए कि ये कोई बल्ब है, इसको आपको ना करंट मापना है, तो करंट कैसे मापोगे, ये बल्ब है भाई, है ना, छोटा सा बल्ब है, इसकी करंट कैसे मापोगे, ये 2 वायर है। ठीक है, तो एक वायर को आपको मीटर से गुजारना पड़ेगा और करंट मापने के लिए एक ही वायर काफी है। इस प्रकार से एक वायर अपने स्रोत से बराबर लगा हुआ है, दूसरा वायर जो आ रहा है इस वायर को बीच से आप हटा दोगे या फिर यहीं से हटा दो, और मीटर को करंट में यानी सीरीज में सेट करके, ये अभी वायर यहाँ से हट गया और ये एक वायर जो वायर आ रहा था सप्लाई वाला यही लगाया, और दूसरा मीटर की
छोर इस मतलब बल्ब के जैक पे लगा दिया, तो ये क्या हुआ, ये वायर जो है मीटर के थ्रू हो गया ऐसा, है ना, यानी श्रेणी क्रम में सीरीज में आ गया, तब आप माप पाओगे। तो ऐसे होता है श्रेणी क्रम और आपका जो है पैरेलल वाली, ठीक है। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बॉयल का नियम में जो है आपसे सीधा पूछता है कि किसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आप बताते हो बॉयल का नियम, और किसमें जो है आपका दाब कांस्टेंट होता है, तो आप कहते हो चार्ल्स का नियम, ठीक है। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई, इससे जो है इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉयल का नियम में क्या कांस्टेंट होता है, तो स्थिर तापमान यानी कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, और जो चार्ल्स का नियम है इसमें आपका है ना जो दाब है वो जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। और कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है। इसके अलावा विसरण का नियम क्या है, विसरण का नियम क्या है ये जानना थोड़ा जरूरी है। ग्राहम ने दिया था, जैसे आप मान लीजिए कि कोई आम पका हुआ है घर में, है ना, तो घर के अनेक कोना में उसकी खुशबू आती रहती है, ये जो खुशबुआं फैल रही है पूरे घर में, ये कहां से आती है, तो इसके ऊपर जो नियम दिया था ये विसरम ने दिया था। इसके अलावा ग्राहम ने दिया था, विसरण का नियम इसे बोलते हैं, ग्राहम आदमी का नाम है, एगो ग्राहम बेलो है, ठीक है। इसके अलावा शीतलन का नियम जो है, गति का नियम गुरुत्वाकर्षण को जो बताया था ये न्यूटन साहब ने बताया थी, आप सभी जानते हैं। गति के 3 नियम है, तीनों में जो है तीसरा और पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा सबसे ज्यादा लंबा है, तीसरे से सबसे ज्यादा पूछता है कि रॉकेट संचालन में किसका उपयोग, तो न्यूटन के 3rd लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जेजो थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। ये परमाणु के 3 मौलिक कण है, इसके तो आप सबको पहले दिन याद रहता है, इसका सूत्र भी है याद करने का, ईंट पर नाच, है ना, ईंट से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन, है ना, इस प्रकार से ईंट पर नाच। इसके अलावा एंडरसन हो गया पॉजिट्रॉन का खोज। इसी प्रकार से एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खोज पॉली ने किया है। एक्स किरण रोएंटजन ने, विलियम रोएंटजन। परावैंगनी किरण रिटर ने किया है। अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शेल ने किया है, ठीक है। लेजर का आविष्कार काफी बार पूछा जाता है, लेजर, है ना, लेजर लाइट मेला में पहले खरीदते थे, बाद में इस पे जो है काफी बार बैन भी, इसे पुलिस मारता था भाई, है ना, तो TH मेनन ने किया है इसका। रेडियस सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो होता है बचपन वगैरह का पता लगाने के लिए, है ना, तो इसमें पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। टीवी के रिमोट इत्यादि में इंफ्रारेड किरण का इस्तेमाल होता है। रेडियो टेलीविजन इत्यादि के प्रसारण में रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है। देखिए रिमोट एगो अलग चीज हो गया, है ना, तो ये इंफ्रारेड किरण का इस्तेमाल करता है, और टीवी रेडियो की जो प्रचारण होती है, चलती है, उसमें रेडियो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा किसी तार से 10 एम्पियर की धारा बहती है जिसके सिरों से बीच का विभवांतर 3 वोल्ट है, तार की प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब मैंने आपको बता रखा है कि ओम का नियम आपको याद रखना है, V बराबर IR, V बराबर IR, जहां V क्या है आपका वोल्ट है, विभवांतर विभव कहिए, है ना, I क्या है आपका करंट है, विद्युत धारा, और R क्या है आपका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखिए, जब जरूरत, मतलब थोड़ा और इफर्ट कब लगता है, जब इस प्रतिरोध को, जैसे 5 को प्रतिरोध 2 ओम के 5 प्रतिरोध जो है आपका श्रेणी क्रम में जोड़ देगा तो टोटल प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, समानांतर क्रम में जैसे मान लीजिए कि 2 प्रतिरोध मान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ेगा, कि 2 प्रतिरोध, है ना, 2 ओम के 2 प्रतिरोध को अगर आपने 2 प्रतिरोध को यहाँ पे मैं दिखाया, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो फाइनल प्रतिरोध जो निकलेगा 2 दूना के 4, 2 को जोड़ेंगे तो 4 ओम। लेकिन समानांतर क्रम में जोड़िएगा तो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 होगा। इस प्रकार से करते हैं। अगर 5 गो होता तो 5 टाइम लिखते, 1/2 है ना, 2 ही गो है तो 2 बार लिखे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हाफ और हाफ कितना हो गया भाई, 1/R का मान 1 तो 1 हो जाएगा, 1 बट्टा हाफ, और हाँ 2/2 1 हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 सेकेंड जरा, हाँ तो कहाँ थे भाई, ये बता रहे थे कि आपको श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में फाइनल रेसिस्टेंस कैसे गणना करना है। तो श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देना है, और समानांतर क्रम में जब भी आप निकालोगे तो इस सूत्र से 1/R, जितने भी प्रतिरोध रहेंगे, मान लो 2 बार लगाया गया है तो 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि 5 ओम का एक लगाया है और एक 8 ओम का लगाया है, तो 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/8, ऐसे करके इसको कैलकुलेशन करके यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे, तब आप ओम के नियम में रखोगे V बराबर IR में, ठीक है मेरे बंधु, है ना। उसी हिसाब से इसे कैलकुलेट किया गया है। 10 एम्पियर की धारा है, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 3 वोल्ट है, तो V का वैल्यू 3 आ गया है। I का वैल्यू यानी करंट 10 एम्पियर है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता नहीं है, यहाँ से काटेंगे 3/10 निकलेगा R का मान,
अभी आप काटोगे 0.3 ओम हो जाएगा, जो आपके आंसर है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान घटकर कितना हो जाता है? तो जब जल का पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे आ जाता है तो ऐसे वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो SO2 और NO2 जो है इसके लिए मुख्य जिम्मेवार है अम्लीय वर्षा के लिए। अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों के साथ साथ जो ऐतिहासिक महत्व के बिल्डिंग वगैरह हैं उनको भी प्रभाव में लेता है और ये काफ़ी खतरनाक होते हैं जनजीवन के लिए, ठीक है। एसिड रेन, आपके सामने जो है पीएच वैल्यू स्केल का एक इमेज दिख रहा होगा, इससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी चीज़ का पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे यहाँ पे वाटर को दर्शाया गया है, जो प्योर वाटर है ये आपका न्यूट्रल होता है, लेकिन वर्षा की जो वाटर है उसे प्योर वाटर माना गया है। जैसे ही वर्षा की वाटर ज़मीन पे गिरता है तो कुछ ना कुछ मिक्स होके जो है वो जो है अशुद्ध हो जाता है। जब तक हवा में है तब तक प्योर है ना। तो ये जो है आपका न्यूट्रल होगा। 7 जो है इसके पीएच वैल्यू होते हैं। 7 से कम हुआ तो एसिटिक होता है, 7 से अधिक हुआ तो अल्कलाइन होता है। यहाँ पे चीज़ों को देकर समझाया गया है। बैटरी वगैरह की जो पीएच वैल्यू है 0 होती है, काफ़ी हाइयर जो है एसिटिक होते हैं। इसके अलावा स्टोमैक एसिड, जो पेट का जो अम्ल होता है HCl वगैरह, इसकी पीएच मान 1 होता है, ये भी तीव्र अम्ल है। इसके अलावा लेमन का पीएच मान काफ़ी पूछे जाते हैं, 2 होता है, 2 और 2.4 और 3 के बीच में होता है। सोडा का 3 होता है, इसीलिए सोडा वगैरह भी नहीं पीना चाहिए। आप समझ सकते हैं सोडा वगैरह जो लोग पीते हैं इसकी पीएच वैल्यू 3 है, कितना ज़्यादा एसिटिक है। इसके अलावा टमाटो, इसका पीएच वैल्यू 4 होता है। कॉफ़ी पीएच वैल्यू 5 होता है। मिल्क पीएच वैल्यू 6 होता है। मिल्क भी अम्लीय आ जाता है, लैक्टिक एसिड होता है ना भाई इसमें, तो ये जो है हल्का अम्ल है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि इस 7 के जितने नज़दीक रहेंगे, आपका कम के मामले में 6 सबसे नज़दीक है, तो उतना कमजोर अम्ल है। और जितना कम है, जैसे ये 0 वाला सबसे, इस 7 में सबसे ज़्यादा पावरफुल ये 0 वाला अम्ल है, सबसे ज़्यादा जो है इसमें अम्लीय गुण है। इसके अलावा क्षार को भी मैंने बताया था कि जो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वैल्यू का क्षार है। जैसे 14 किसी का पीएच है और किसी अंडा का 8 है, और यहाँ पे है ना ये जो भी है 14 जिसका पीएच है, तो ये जो सबसे ज़्यादा क्षार पावरफुल क्षार कौन हुआ? तो 14 वाला। लेकिन अम्ल के मामला में उल्टा होता है, जितना कम वैल्यू उतना पावरफुल अम्ल होता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में F ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? तो F ब्लॉक में 30 तत्व हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि भाई F ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक किसे कहते हैं? तो जो प्रथम 1 और 2 ग्रुप है इसे हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। 3 से 12 तक को हम कहते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स, और 13 से लेकर 18 तक को हम कहते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो नीचे 2 आपको दिख रहा है ना, लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड, इसे हम कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो F ब्लॉक में 15 15 30 हो जाता है। कोई आवर्त सारणी में ये जो लेंथेनाइड है और एक्टियोनाइड है, यहाँ पे आपको 14 ही तत्व मिलेगा। लेकिन ये जो घर देख रहे हैं आप हरा कलर का, यहाँ पे 1 रहेगा, और ये जो लाल देख रहे हैं यहाँ पे 1 रहेगा। तो इसको भी काउंट किया जाता है, और किसी किसी में नीचे ही 15 रहता है, ठीक है। तो 15 मानेंगे हम लेंथेनाइड होता है और 15 एक्टियोनाइड होता है। तो F ब्लॉक में 15 15 30 हो जाते हैं। बाद में कि S ब्लॉक में बता ही दिया है, प्रथम 2 को कहते हैं। S ब्लॉक में जो आपका ग्रुप 2 है इसे हम पृथ्वी जो है अल्कलाइन मेटल क्षारीय धातु कहते हैं, ठीक है। 3 से 12 को संक्रमणीय धातु कहते हैं। लास्ट में जो है सबसे इनर्ट गैस है। सेकेंड लास्ट में यानी 17 में आपका जो है हेलोजन ग्रुप है, इस प्रकार से। इसके अलावा मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रोजिनोन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है? यकृत में होता है। यकृत जो है मानव शरीर में, है ना, सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि है, जिसमें ग्लूकोज का भंडारण ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। पित्त का निर्माण होता है। आफ्टर दैट जो पित्त है ये गाल ब्लैडर में जाके जमा होता है, पित्ताशय में जाके जमा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये मस्तिष्क में पाया जाता है ना। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष मतलब अमृत से होता है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, पंक्रियाज है। यहाँ से आपका इंसुलिन निकलता है जो हमारे शरीर में शर्करा को बैलेंस करता है। इसके कमी से जो है चिनिया बीमारी होती है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और पीडीएफ से संबंधित जो आपने जानकारी इस वीडियो में प्राप्त किया है उसके बारे में विशेष डिटेल जानने के लिए या फिर बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लिंक को क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल एंड्रॉयड है, व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप पे रिडायरेक्ट करेगा। एक्सेस दीजिएगा, व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है। आप वहीं पे यूपीआई के मोड से अपने ज़रूरत अनुसार पे करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।